मनी एंड बैंक, मुद्रा एवं बैंक, इसको हम लोगों को क्या करना है, इस टॉपिक को कवर करना है। आप लोग इसे हम समझाते हुए चलेंगे और इसे आप लोग पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिएगा। जो चीजें जहां पे समझ में ना आए उसे जरूर पूछ लीजिएगा। मुद्रा अने मुद्रा किसे कहते हैं? अने एक वाकर साहब थे, क्या नाम था? वाकर। इन्होंने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। क्या है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का क्या करे? कार्य करे। तो हमको जानना है कि मुद्रा का कार्य क्या है, ठीक है ना? तो मुद्रा के कार्य क्या है? मुद्रा का कार्य, मुद्रा का कार्य, ठीक है ना? मुद्रा का जो कार्य है, इसका जो मेन वर्क है, मुख्य कार्य है, एक वस्तु का विनिमय। मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? वस्तु का विनिमय करना, ठीक है ना? वस्तुओं को लेने और देने के लिए क्या करते हैं? हम लोग मुद्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना? जो भी वस्तु को लेने और देने के माध्यम में प्रयोग में लाया जाएगा वह क्या कहलाएगा? वह मुद्रा कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? मुद्रा, ठीक है ना? मुद्रा का और क्या कार्य है? मुद्रा की अगर हम बात करें तो मुख्य कार्य था, ये क्या था? ये मुख्य कार्य हम कह सकते हैं, मेन वर्क कह सकते हैं। और अन्य कार्य की अगर हम बात करें, अन्य कार्य क्या करता है? तो अन्य कार्यों में ध्यान रखें, यह क्या करता है? वस्तु की कीमत का निर्धारण भी करता है। वस्तु की कीमत का निर्धारण भी करता है। क्या करता है? वस्तु की कीमत का निर्धारण। और क्या करता है? मुद्रा संपत्ति को सृजित करके रखने में सहायक होता है। ये क्या करता है? संपत्ति को सृजित कर रखने में सहायक होता है। ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा, ये मुद्रा के मुख्य कार्य हैं। अगर हम कहें और क्या करता है मुद्रा, मुद्रा किसी भी अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी में क्या है? विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये मुद्रा के कार्य है। अब ध्यान रखें, मुद्रा का कार्य का मतलब सबसे पहले हमने बताया, इसका जो मेन वर्क है वो क्या है? वस्तु के विनिमय करना, ठीक है ना? वस्तु का विनिमय के रूप में जो भी वस्तु है, जो भी माध्यम प्रयोग में लाया जाएगा वह क्या कहलाएगा? यही से आप समझ सकते हैं, एक होता है नजदीकी मुद्रा। क्या होता है बेटा? नजदीकी मुद्रा, जिसे कहते हैं नियरेस्ट मनी। नियरेस्ट मनी या नजदीकी मुद्रा क्या है? लिख लीजिएगा, वह मुद्रा, या ऐसे लिखिएगा कि वह माध्यम जो न्यूनतम हानि पर, जो न्यूनतम हानि पर मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया जा सके, प्रयुक्त किया जा सके, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, विनिमय का ये माध्यम होता है। जैसे आप किसी भी वस्तु को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इस विनिमय का माध्यम चेक भी हो सकता है, ट्रेजरी भी हो सकती है ना? आपने देखा डीडी भी हो जाती है, कोई भी, मतलब हम जो भी वस्तु को विनिमय के रूप में जिसका भी प्रयोग कर सकते हैं वो सभी क्या कहलाएंगी? मुद्रा।
वैदिक काल में आप लोगों ने पढ़ा कि मुद्रा के रूप में गाय का प्रयोग किया जाता था। क्यों? क्योंकि वैदिक काल में वस्तु के विनिमय का माध्यम क्या थी? गाय। तो क्या हो गई? वो मुद्रा हो गई। तो ध्यान रखिएगा, नजदीकी मुद्रा किसे कहते हैं? जो वह विनिमय का माध्यम हम यूं कर सकते हैं जो कि क्या है, न्यूनतम हानि पे और कम समय में मुद्रा के रूप में कन्वर्ट किया जा सके। जैसे अगर आज की बात हम करें, जैसे चेक है, ये भी नजदीकी मुद्रा हो सकती है। पहले ट्रेजरी चालान हुआ करता था, आपके एग्जाम में पूछा जाता था ट्रेजरी चालान को नजदीकी मुद्रा के रूप में, उसका आंसर सही होता था। लेकिन अब सभी चीजें जो जल्दी से जल्दी और न्यूनतम हानि पर मुद्रा के रूप में परिवर्तित की जाए, उसे क्या कहते थे? नजदीकी मुद्रा। चलिए आगे देख लेते हैं, गरम मुद्रा किसे कहते हैं? गरम मुद्रा, हॉट मनी, ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे? हॉट मनी। हॉट मनी, गरम मुद्रा क्या होती है? ऐसी मुद्रा जिसके अंदर पलायन की प्रवृत्ति ज्यादा हो, जिसके अंदर पलायन की प्रवृत्ति ज्यादा हो, हॉट मनी कहलाता है। क्या कहलाता है? हॉट मनी। पलायन का मतलब किसी भी विदेशी के द्वारा हमारे देश में जो इन्वेस्ट किया गया है, वो कभी भी उस पैसे को उठा करके दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर सकता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? हॉट मनी, ठीक है ना। मतलब उसके अंदर स्थिरता की प्रवृत्ति कम पाई जाती है, उसे क्या कहेंगे? गरम मुद्रा या हॉट मनी। फिर लिखिएगा दुर्लभ मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा या कठिन मुद्रा, इसे कहते हैं हार्ड मनी। वो हार्ड था और ये हार्ड मनी। लिख क्यों नहीं रहे हो? क्या कहते हैं? हार्ड मनी, कठिन मुद्रा। लिख लीजिएगा, वह मुद्रा जिसे आसानी से प्राप्त ना किया जा सके, जिसे आसानी से ना प्राप्त किया जा सके, और उसके मूल्य में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है, और उसके मूल्य में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसके मूल्य में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। वो कौन सी मुद्रा कहलाएगी? दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा कहलाएगी, ठीक है ना। अब लिखिएगा सस्ती मुद्रा, सस्ती मुद्रा, चीप मनी, चीप मनी, सस्ती मुद्रा, वह मुद्रा जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके, जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। जैसे भारतीय रुपए की तुलना में नेपाली रुपया, जो नेपाल की मुद्रा है वो भारत के लिए क्या है? चीप मनी है, बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे डॉलर क्या होगा? वो कठिन मुद्रा हो जाएगी। जैसे भारत की तुलना में नेपाल की का रुपया क्या होगा? वो सस्ती मुद्रा होगी, ठीक है ना। और भारत की तुलना में, भारतीय रुपया की तुलना में डॉलर क्या होगा? डॉलर कठिन मुद्रा होगी, क्योंकि डॉलर हमको जल्दी से आसानी से नहीं मिलता है और उसके मूल्य में निरंतर क्या हो रही है? वृद्धि होती जा रही है। इसीलिए तो हमारे देश में हमेशा सुनते हैं रुपये कमजोर हो रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है।
डॉलर मजबूत हो रहा है, कमजोर होता है, एक क्या होता है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। एक होती है वैधानिक मुद्रा। क्या लिखा है बेटा, लिख लीजिएगा, वैधानिक मुद्रा, लीगल मनी, लीगल मनी लिखिएगा। वह मुद्रा जिसे सरकार के द्वारा वैधानिकता प्रदान होती है, वो क्या हो जाएगा, लीगल मनी हो जाएगा। वैधानिक मुद्रा, जैसे जो हमारे बीच में वर्तमान में प्रचलित जो मुद्राएं हैं वो क्या है, सभी वैधानिक मुद्रा। सरकार ने एक एक्ट, अधिनियम बना करके उसे क्या है, सभी को स्वीकार करना कंपलसरी कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहता है उस मुद्रा को अस्वीकार नहीं कर सकता। इसीलिए तो कभी कभी लोग कहते हैं कि यह मुद्रा हम नहीं लेंगे। आप कहते हैं कि कैसे नहीं लेंगे, आपको लेना पड़ेगा, अगर नहीं लेंगे तो लिख करके दीजिए। लेकिन अगर वो लिख करके दे देता है तो क्या करेंगे ये नहीं मालूम, है ना। क्या करेंगे ये नहीं मालूम कि आखिर में हम क्यों लिख करके मांग रहे हैं। अक्सर देखने को मिलता है, वो कहता कि हम नहीं लेंगे, वो कहता कि नहीं आपको लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो लिख करके दीजिए, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये लीगल मनी है। केवल इसका मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में रह रहा है और उस मुद्रा को स्वीकार करने से मना कर रहा है, लिखित दे रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। और नहीं तो कुछ भी हो सकता है ना, अरे हमने नहीं, हम मना तो कर रहे थे लेकिन हम मना नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है लेकिन लिखित सब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इलीगल मनी है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि अवैधानिक मुद्रा, मतलब जो विधान के अनुसार नहीं है, वो दो लोगों के बीच में, तीन लोगों के बीच में क्या है, केवल एक विश्वास पे, कॉन्टेक्ट पे चलता है। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा बिटकॉइन, सुना है कि नहीं, बिटकॉइन। ये बिटकॉइन क्या है, यह कोई लीगल मनी नहीं है, ये अनलीगल मनी है। वो लोगों के बीच में विश्वास के ऊपर वो चल रहा है, ठीक है ना। अभी आप लोग जब देखते हैं, हम लोग जब इलाहाबाद में पढ़ते थे या बच्चे वहां पे पढ़ने के लिए जाते हैं, हम दुकान पे जाते हैं और दुकान पे पैसा सामान लेते हैं, पैसा देते हैं, उस पैसे उसके पास छुट्टा नहीं होता है तो कागज पे लिख करके दे देता है कि कल आइएगा। अब वो कागज ही क्या कर रहा है, हमारे और उसके बीच में विश्वास है, वो मुद्रा का काम कर रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब लीगल मनी क्या हो गई, वैधानिक मुद्रा जो सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान होती है, और अवैधानिक मुद्रा जिसको सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान नहीं होती है, दो लोगों की या कुछ लोगों के बीच में वो क्या होता है, स्वतः की स्वीकृति होती है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए अब क्या, मुद्रा की मांग, मुद्रा की मांग, मुद्रा की मांग, मुद्रा की मांग, मुद्रा की मांग क्या होती है, कितनी मुद्रा की मांग की जा सकती है, ठीक है ना। लिख लीजिएगा, मुद्रा की मांग बराबर मुद्रा की मांग बराबर एक वर्ष में, एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तु एवं सेवा की मात्रा, कुल वस्तु एवं सेवा की मात्रा गुणे उसकी कीमत, है ना। डिमांड ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी क्या है, डिमांड ऑफ मनी इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ 1 ईयर, है ना, मल्टीप्लाई देयर प्राइस, उसकी कीमत। जैसे मान लीजिए हमारे देश में या किसी भी देश में कितनी मुद्रा की मांग होगी, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड होगी या कम होगी, तो कैसे हम अंदाजा लगाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं, जो उत्पादित हुई हैं उन वस्तुओं का यह उपभोग होना आवश्यक,
परचेज होना आवश्यक है। अगर वो क्या है खरीदी नहीं जाएंगी तो एक समस्या उत्पन्न होगी, क्या वस्तु की अधिकता हो जाएगी, अधिक वस्तुएं हो जाएंगी, अधिक वस्तुएं हो जाएंगी, कोई खरीद नहीं रहा है तो क्या जाएगी, मंदी आ जाएगी, क्या जाएगी, या बस क्या है बाजार में मुद्रा ना हो और वस्तु की उतनी ही मात्रा हो तभी मंदी आएगी। कहने का मतलब जब ये जो मुद्रा की मांग आवश्यक किस लिए है, क्योंकि जितना भी उत्पादन हुआ है उस उत्पादन को क्या होना चाहिए, परचेज होना चाहिए, क्रय विक्रय होना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये मुद्रा की मांग होगी, लिखिएगा मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति लिख लीजिएगा, मुद्रा की पूर्ति बराबर, मुद्रा की पूर्ति लिखिएगा, मुद्रा की पूर्ति बराबर मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति बराबर एक, ऐसे लिखिएगा, मुद्रा की पूर्ति बराबर मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की मात्रा एवं उसकी चलन गति, क्वांटिटी ऑफ चलन गति, या आप ऐसे कर लीजिए गुणे कर लीजिए इसको, है ना, मुद्रा की मात्रा गुणे कर लीजिए, गुणे उसकी चलन गति, वेलोसिटी ऑफ मनी। चलन गति क्या होती है, एक निश्चित समय अवधि में मुद्रा जितने हाथों में होकर गुजरती है वह उसकी क्या कहलाती है, चलन गति। जैसे मान लीजिए एक किसान है, वो क्या करता है 100 रुपए का कोई सामान बेचता है, एक दुकान वाला उस सामान को खरीदता है, अब वो 100 रुपया किसके पास आ गया, किसान के पास। उस किसान ने क्या किया, दूसरे दुकान पे जाता है, 100 रुपये देता है, सामान ले लेता है, उस दुकान वाले के पास वो 100 रुपये आ गया, उस दुकान वाले ने तीसरे दुकान वाले को देता है, वो चौथे को देता है, वो पांचवें को देता है, इस तरीके से वही 100 रुपया कई हाथों में होकर के गुजरता है। जितने हाथों में होकर के गुजरा उतने लोगों को 100 रुपये का काम किया, उतने लोगों का क्या हुआ, 100 रुपये का काम किया। मान लीजिए 100 रुपये की नोट थी, अब इसने क्या है, इसकी वेलोसिटी अगर 10 है, 10 लोगों के हाथों में एक दिन में गई तो कितने का काम किया, 100 गुणे 10 बराबर 1। मतलब ये वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही मुद्रा की सप्लाई बढ़ जाएगी, क्वांटिटी स्थिर रहते हुए। अगर यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी तो मुद्रा की पूर्ति क्या होगी, कम। इसका मतलब अगर हमको बाजार में 1000 रुपए की अगर क्या है डिमांड है, पूरे मार्केट में 1000 रुपए की डिमांड है, तो आरबीआई को ध्यान में रखना होता है कि वर्तमान में हमारी मुद्रा की चलन गति औसत रूप से कितनी है। अगर यह ज्यादा है तो हम इसको क्या करेंगे, ये मात्रा कम डालेंगे, अगर इसकी चलन गति कम है तो इस मात्रा को ज्यादा डालेंगे। कैसे आभास होता है, कैसे मालूम होता है, ध्यान रखिएगा। एक ही साल में आपके कई ऐसे महीने होते हैं जिससे हम लोग बिजी मौसम और शुष्क मौसम कहते हैं। जब बिजी मौसम में आप देखेंगे मुद्रा का सर्कुलेशन ज्यादा होता है और शुष्क मौसम में मुद्रा का सर्कुलेशन कम होता है, ये आप फील भी कर सकते हो। जैसे अभी आपका मार्च अप्रैल मई जून का महीना जब आ जाएगा तो शादी विवाह के कार्यक्रम बढ़ जाते हैं, लोग घर बनाने लगते हैं, तो यहाँ पे बहुत तेजी से पैसे का सर्कुलेशन होता है। लेकिन वहीं पे जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 ऐसे महीने दिखाई देते हैं जहां पे मनी का सर्कुलेशन ज्यादा नहीं होता, उसे शुष्क मौसम कहेंगे और बाकी को क्या कहेंगे, बिजी मौसम। अब उस समय अब मुद्रा का सर्कुलेशन बढ़ाना है तो आरबीआई को इस चीज पे ध्यान रखना होता है कि हमको कितना कम करना है, कितना ज्यादा करना है। ध्यान रखिएगा ये दोनों ही चीजें, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से पूरी इकोनॉमी को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कार्य किया जाता है।
ठीक है ना। अच्छा, अब इसका अनुमान लगे तो लगे कैसे, इसको कैसे निर्धारित किया जाए, कितना है कितना नहीं है, कैसे कोई भी देश का केंद्रीय बैंक कैसे अपनी नीतियों का निर्धारण करे, इसके लिए भारत में भी क्या किया गया था, मुद्रा की मांग और पूर्ति को समझने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था 1985 में, जिसका नाम था सुखमय चक्रवर्ती कमेटी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, सुखमय चक्रवर्ती समिति। सुखमय चक्रवर्ती समिति कब गठित की गई थी, 1985 में। ठीक है ना, किसके लिए, मुद्रा की मांग और पूर्ति को निर्धारित करने के लिए। यद्यपि इस कमेटी ने जो सुझाव दिया उसे बहुत ज्यादा लागू नहीं किया गया। अंतोगत्वा 1997 में एक समिति बनी थी जिसका नाम था रेड्डी समिति। क्या है, रेड्डी समिति। रेड्डी समिति की सिफारिश के आधार पर मुद्रा को 4 भागों में विभाजित किया गया था, तो जो इस प्रकार थे, क्या था, M1, M2, M3, M4। ये M1, M2, M3, M4 क्या है, इन्होंने इस चीज को बताने की कोशिश किया था कि इस मुद्रा के अंतर्गत कौन मुद्रा आती है, और ध्यान रखें, और इसने ये भी बताया कि तरलता का मतलब बाजार में कौन सी मुद्रा बहुत जल्दी कन्वर्ट होकर के परचेजिंग के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। ठीक है ना, M1, M2, M3, M4 ये है क्या। ठीक है ना, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाना है तो हम स्पीड थोड़ा सा लेकर के चल रहे हैं, जहां पे ना समझ में आए पूछ लेना। ठीक है ना, जैसे M1 के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है, देख लीजिएगा, बैंकों की मांग जमा। क्या है, बैंकों की मांग जमा। इसके साथ में करेंसी को भी शामिल किया जाता है, साथ में आरबीआई की अन्य जमाएं, आरबीआई की अन्य जमाएं। ठीक है ना, फिर यहाँ पे M2 में क्या होता है, यहाँ पे M1 होता है प्लस यहाँ पे बैंकों की सावधि जमा। तीसरा है M1 प्लस, ठीक है ना, डाक खाने की अन्य जमाएं या अन्य जमा। M4 में क्या है, M3 प्लस बैंक की सावधि जमा। बैंक की सावधि जमा, यही पूछा जाता है, निम्न में से M1 में कौन सी मुद्रा शामिल, क्या क्या शामिल होता है, तो ध्यान रखिएगा, बैंकों की मांग जमा, ठीक है ना, करेंसी और आरबीआई की अन्य जमाएं। ये ध्यान रखिएगा, M1 को सबसे तरल मुद्रा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे M1 को सबसे तरल क्या कहा जाता है बेटा, सबसे तरल मुद्रा कहा जाता है। सबसे तरल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह बाजार में सबसे पहले प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है ना, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को कोई सामान लेना है तो सबसे पहले किसको खर्च करेगा, उसके पास करेंसी जो रखी है उसको खर्च करेगा। और भी पैसे की जरूरत है तो जो चालू खाते में रखा है, जिसे हम बैंकों की मांग जमा कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है ना, इसको खर्च करेगा। या आरबीआई क्या करे, अपनी नीतियों के अनुसार समय समय पर कुछ ऐसे परिवर्तन करेगी जिससे बैंकों की ऋण देने की क्षमता बढ़ जाए। तो ये क्या हो, इन सभी को क्या कहा जाता है, M1 में इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद कोई व्यक्ति अगर उसको और भी पैसे की जरूरत है तब जाकर के वो क्या करता है, M2 पे जाता है। M2 का मतलब ये है कि इसमें M1 के बाद किसको हम शामिल करते हैं, बैंकों की सावधि जमा, जो डिमांड डिपॉजिट होता है ना,
जो सब क्या है, टाइम डिपॉजिट होता है। किसे क्या कहते हैं, टाइम डिपॉजिट। अच्छा, टाइम डिपॉजिट में क्या होता है कि जो पैसा कुछ होता है लोगों का 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल के लिए जमा किया जाता है। अच्छा, जब इतने के लिए पैसा जब जमा किया जाता है तो इस पे इंटरेस्ट उनको अच्छा मिलता है, और इस पे इंटरेस्ट ना के बराबर मिलता है। जब इस पे इंटरेस्ट ना के बराबर मिलता है तो इसे लोग पहले खर्च करेंगे, और फिर उनको खर्च करने की जरूरत पड़ी तो किसको करेंगे, इस पे। वैसे इस पैसे को लोग रियल केस में ही इसको क्या करते हैं, अपनी एफडी वगैरह को तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसे उससे कम तरल मुद्रा कहेगी। यम 3 में जमोन के साथ डाकखाने की यानी जमाओं को शामिल किया जाता है। डाकखाने की जो, मान लीजिए डाकखाने में अगर आपने चालू खाते में पैसा रखा है तो आप डिमांड कर लेंगे, लेकिन अगर डाकखाने में अगर आपने टाइम डिपॉजिट रखा है और यहाँ पे भी आपने बैंक में टाइम डिपॉजिट रखा है, तो सबसे पहले कौन सी मुद्रा मिलेगी, डाकखाने वाली या बैंक वाली? बैंक वाली मिलेगी। डाकखाने वाला तो कहेगा कि आज मेरे पास नहीं है, आप कल आइएगा परसों आइएगा, इसलिए इस मुद्रा को उससे कम तरल में रखा गया है, और इसे M4 को सबसे क्या किया गया है, कम तरल में रखा गया है, ठीक है ना। इसमें एक मिनट, यहाँ पे M1 बैंकों की सावधि जमा है, यहाँ पे M3 और बैंकों की, डाकखाने के यहाँ पे कर लीजिएगा बेटा, यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, डाकखाने की सावधि जमा है, ठीक है ना। रुक जाइएगा। M1 में क्या करेंगे, M4 में M3 प्लस यहाँ पे डाकखाने की है, सावधि जमा या अन्य जमा कर लेंगे, ठीक है ना, अन्य जमा कर लेंगे, ठीक है ना। ये सबसे कम तरल होता है, ये क्या होता है, सबसे कम तरल। आपको ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है निम्न में से किसे बेस मुद्रा कहते हैं, तो बेस मुद्रा किसे कहते हैं, M1 को। M1 को क्या कहा जाता है, बेस मुद्रा। क्या कहते हैं बेटा, बेस मुद्रा, ठीक है ना। M3 को क्या कहते हैं, हमें क्या कहते हैं, बृहत मुद्रा कहते हैं, और भी क्या कहते हैं, हाई मनी पावर। इसमें बेटा थोड़ा सा सही कर लीजिएगा जल्दी में, एक यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे डाकखाने की कर लीजिएगा, इसे पे क्या करेंगे, यहाँ पे डाकखाने की अन्य जमा कर लीजिए, अन्य नहीं, यहाँ पे मांग जमा कर लीजिएगा, क्या करेंगे, मांग जमा, मांग जमा, ठीक है ना। और यहाँ पे कर लीजिएगा बैंक की सावधि जमा, क्या कहते हैं, सावधि जमा, टाइम डिपॉजिट, ठीक है ना। और यहाँ पे डाकखाने की चाहे सावधि जमा कर लीजिए चाहे अन्य जमा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसे M3 में इसको संशोधित कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसे क्या कहते हैं, हाई मनी पावर, उच्च शक्ति मुद्रा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, उच्च शक्ति मुद्रा। क्या कहते हैं बेटा, उच्च शक्ति मुद्रा। इसे क्या कहते हैं, इसे बेस मनी या इसे क्या कहते हैं, आधार मुद्रा। क्या कहते हैं, आधार मुद्रा। और ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बैंक अपना बैंकिंग कार्य अपनी कार्य प्रणाली किस मुद्रा के आधार पर करते हैं, तो M3 के आधार पर बैंक अपनी कार्य प्रणाली किसके आधार पर करते हैं, M3 के आधार पर। किसके आधार पर करते हैं,
M3 के आधार पर करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका M1 हो गया, ये आपका M3 हो गया। और ध्यान रखिएगा इसमें 3 चीजें जाननी है, आधार मुद्रा क्या है, उच्च शक्ति मुद्रा क्या है, और ध्यान में रखना कि बैंकें अपना कार्य किसके आधार पर करते हैं, M3 के आधार पर। क्लियर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान रखें, ये सबसे तरल मुद्रा, ठीक है ना, और जो M4 होती है ये सबसे कम तरल मुद्रा होती है। क्या होती है, सबसे कम तरल मुद्रा होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी को डाउट कुछ, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गया, मुद्रा और मुद्रा की मांग क्या हो गई और मुद्रा की पूर्ति। अच्छा, यहाँ पर क्या होगी, जब भी आरबीआई को ये लगता है कि आम जनता जो अपना पैसा है कहाँ पे जमा कर रही है, यहाँ पे जमा कर रही है, मतलब कि M1 ज्यादा जमा हो रहा है, जिसका मतलब किसी भी समय डिमांड बढ़ाई जा सकती है। तो यह अर्थव्यवस्था में ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे पैसा जमा हो रहा है तो कभी भी डिमांड बढ़ाई जा सकती है, इसका मतलब कभी भी इन्फ्लेशन या महंगाई आ सकती है। इसलिए आरबीआई अपने निर्देशों के अनुसार बैंकों को कहता है कि आप क्या करें, टाइम डिपॉजिट को बढ़ाएं। तब टाइम डिपॉजिट को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, इसमें टाइम डिपॉजिट में। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, लोग टाइम डिपॉजिट करना ज्यादा पसंद करेंगे। अब जब यहाँ पे पैसा अगर ज्यादा जमा होगा तो यहाँ पे क्या होगी, महंगाई आने की संभावनाएं कम होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा अगर यहाँ पे जमा हो गया और यहाँ पे जरूरत से ज्यादा कम हो गया तो क्या सकती है, मंदी आ सकती है। इसलिए एक चेक और बैलेंस के रूप में क्या होने चाहिए, एक काम करने चाहिए। धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को इधर से उधर क्या किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है। और सरकार या आरबीआई ये क्या करती है, अपनी नीतियों के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको प्रभावित करती रहती है, ठीक है ना। तो इसी से देश में हमारे मुद्रा की मांग और पूर्ति को समझाया गया है और इसे आपको समझना है, ठीक है ना। चलिए अब हेडिंग डालिएगा, भारत में बैंक, भारत में बैंक। भारत में बैंक, ठीक है ना। भारत में बैंक, अगर हम बैंक की बात करें, बैंक क्या है, बैंक किसे कहते हैं, बैंक किसे कहा जाता है, लिख लीजिएगा, बैंक जहां पे आम लोगों की जमाओं को रखा जाता है, जहां पर आम लोगों की जमाओं को रखा जाता है और उनकी मांग किए जाने पर, और उनके मांग किए जाने पर उन्हें दिया जाता है, बैंक कहलाता है। उनकी मांग किए जाने पर दिया जाता है, क्या कहलाता है, बैंक कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है बेटा, बैंक। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे जो इस तरह की गतिविधियां होती हैं भारत में, ये दो तरीके की, ठीक है ना। इस बैंक को हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक कहते हैं गैर संस्थागत, क्या है, गैर संस्थागत बैंक, और दूसरा है संस्थागत बैंक। गैर संस्थागत बैंक और दूसरा क्या है, संस्थागत बैंक। गैर संस्थागत बैंक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जमींदार, साहूकार, सूदखोर, ठीक है ना, सूदखोर, चट्टी,
साउथ में बोले जाते हैं जो सूद लेकर के पैसा देते हैं, चेट्टी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यह व्यवस्था हमारे देश में प्राचीन और मध्यकाल में पूर्ण रूप से लागू थी और आधुनिक काल में भी इनका क्या है, विकास जबरदस्त दिखाई देता है। और हमारे देश के जो लोग थे, जो किसान हुआ करता था, आम आदमी जो होता था, वह जब भी उसको पैसे की जरूरत होती थी, इन्हीं साहूकारों से, जमींदारों से, सूदखोरों से पैसा लेता था। और अगर उसके पास अतिरिक्त तो होता था तो इन्हीं के पास सुरक्षित भी रखता था। ठीक है ना, लेकिन ये चीजें तो विद्यमान थी ही, आज भी कहीं कहीं पे इसका अस्तित्व दिखाई देता है। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो हमारे देश में संस्थागत बैंकों का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। ये संस्थागत बैंक क्या है, एक इंस्टीट्यूट के रूप में काम करते हैं, मतलब एक संस्था बना करके एक जो है, जो वर्तमान में जो बैंकों का जो स्वरूप दिखाई देता है, वे क्या है, वे सभी संस्थागत बैंक के ही अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है ना, तो अब इस हमें बात करते हैं संस्थागत बैंकों की विकास हमारे देश में कब से प्रारंभ होता है। तो लिख लीजिएगा, भारत में संस्थागत बैंक की स्थापना का प्रयास यूरोपियों के आगमन से होता है। यूरोपियों के आगमन से होता है। भारत में आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे, पुर्तगाली। ठीक है ना, इनके आगमन से होता है। पुर्तगालियों के बाद कौन आए, डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, और अंग्रेज ही हमारे देश में अपने आप को क्या किए, स्थापित किए। तो ये अंग्रेजों के द्वारा ही हमारे देश में क्या किया गया, आधुनिक बैंक की शुरुआत की गई। ठीक है ना, या संस्थागत बैंक की शुरुआत की गई। जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उनके द्वारा क्या किया जा रहा था, उनके द्वारा अपनी वित्त कोष जो है, लेन देन का कार्य वे कैसे करते, अपने घर में रखते हमेशा, तो कभी भी चोरी हो जाने का डर था, कभी कुछ भी हो सकता था। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने सबसे पहले बनाया एजेंसी गृह। क्या बनाया, एजेंसी गृह। ये जो एजेंसी गृह थे, ठीक है ना, ये यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर काम करते थे। एजेंसी गृह क्या करते थे, यूरोपीय यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर कार्य करते थे। कहने का मतलब, जैसे यूरोप में जो बैंक चलते थे, जमा स्वीकार करना और लोगों को अपना वित्त देना, एजेंसी गिरी के माध्यम से करते थे। भारत में भी एजेंसी गिरी की स्थापना की गई। किसके द्वारा किया गया था, ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। फिर इन्हीं अंग्रेजों के द्वारा ही भारत में पहली बार एक बैंक बनाया जाता है, जो आधुनिक बैंक की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है ना, तो उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, है ना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक था, या प्रथम बैंक था। कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसकी स्थापना कब की गई थी, स्थापना देखेंगे 1770 में। किसने किया था, अलेक्जेंडर एंड कंपनी। किसने किया था, अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने किया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने। ठीक है ना, भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक था। किसने किया था, अंग्रेजों ने किया था। इसके बाद कई ऐसे बैंक स्थापित किए गए अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है ना, यद्यपि वो महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी बैंक बहुत ज्यादा दिनों तक कार्य नहीं कर पाया, यद्यपि फिर ये खत्म हो गया, लेकिन ये इतिहास बना दिया कि हम पहली बार स्थापित हुए थे। ठीक है ना, फिर दूसरा जो आपको याद रखना है ना, भारतीयों के सीमित देयता पर आधारित पहला बैंक, है ना, इसको ध्यान रखिएगा।
भारतीयों की सीमित देयता पर आधारित पहला बैंक कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक। कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक। कब स्थापित हुआ था? 1881 में, है ना? ये ध्यान रखिएगा, सीमित देयता, ठीक है ना? ये सीमित देयता क्या होता है, इस चीज को आप समझिएगा। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, ठीक है ना? देयता, इसको इंग्लिश में कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है ना? इसका मतलब ये था कि हमारे देश में जो बैंक स्थापित किए जा रहे थे वो किसके द्वारा किए जा रहे थे? वो अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे थे। लेकिन यह पहला ऐसा बैंक था जिसमें कुछ भारतीयों ने भी अपनी पूंजी लगाई। इनकी जो लायबिलिटीज थी वो पूरी की पूरी लायबिलिटीज नहीं थी, थोड़ी सी लायबिलिटीज थी। इसका मतलब एक चीज प्रदर्शित करता है कि भारतीयों के द्वारा भी बैंक को स्थापित करने के लिए पहली बार पूंजी का निवेश जिसमें किया गया था वो था अवध कॉमर्शियल बैंक, ठीक है ना? कुछ भारतीय पूंजीपतियों ने भी इसमें पैसा लगाया था। फिर आपको तीसरी चीजें याद रखनी है ना, भारतीयों के द्वारा स्थापित पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक भारतीयों के द्वारा पूर्ण रूप से स्थापित प्रथम भारतीय बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। क्या नाम है बेटा? पंजाब नेशनल बैंक। ये पंजाब नेशनल, इसमें पूरा का पूरा जो पूंजी लगाया था किसने लगाया था? भारतीयों ने, है ना? ये भारतीयों के द्वारा पूर्ण रूप से स्थापित पहला भारतीय बैंक है। कौन? पंजाब नेशनल बैंक। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना की अगर हम बात करें किसकी? पंजाब नेशनल बैंक की या पीएनबी की, तो हम कह सकते हैं 1894 में। कब किया गया था? 1894 में। कहाँ पे किया गया था? लाहौर में, ठीक है ना? लाहौर में किया गया था, अब तो पाकिस्तान में है, ठीक है ना? इसकी स्थापना में जो मुख्य रूप से भूमिका निभाई थी या योगदान दिया था वो दिए थे लाला लाजपत राय, ठीक है ना? तो लिख लीजिएगा, इसकी स्थापना में लाला लाजपत राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? लाला लाजपत राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है ना? किसने निभाई थी? लाला लाजपत राय ने, ठीक है ना? चलिए, अब ये तो भारत में ये हो गया। ये सब जितने भी बैंक स्थापित किए जा रहे थे ये सभी अगर देखें तो अंग्रेजों के ही समय में और किसके द्वारा? निजी क्षेत्रों के द्वारा या व्यक्ति विशेष के द्वारा स्थापित किए जा रहे थे। तो क्या अंग्रेजी सरकार ने बैंक की स्थापना में कोई कार्य नहीं किया? नहीं किया। अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? ध्यान रखिएगा, अब लिखिएगा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा किए गए प्रयास। क्या था प्रयास इनका? ठीक है ना? अंग्रेजी सरकार के द्वारा किए गए प्रयास। अंग्रेजों ने सबसे पहले अपने आप को भारत के किस भाग पर स्थापित किया था? तो अगर हम देखें तो अंग्रेजों ने अपने आप को सबसे पहले भारत के इस भाग पर स्थापित किया था जिसे हम बंगाल कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल, ठीक है ना? यही बंगाल था जिसका विभाजन 1905 में हो गया था, जो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में विभाजित हुआ था, ठीक है ना? ये जो पूर्वी बंगाल
था वो पाकिस्तान बन गया था और आज बांग्लादेश हो गया, ठीक है ना। और जो पश्चिमी बंगाल है वो आज भी भारत में है। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले अपने आप को स्थापित किस क्षेत्र पे किया? बंगाल में, ठीक है ना। इसलिए इन्होंने क्या किया, बंगाल में 1840 में एक बैंक की स्थापना की थी। 1806 में बेटा, किसकी, कहाँ पे? 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की कब? 1806 में। फिर 1840 में जब यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे और यहाँ पे भी अंग्रेजों का क्या हो गया? प्रभुत्व स्थापित हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे भी जो गवर्नर थे, ठीक है ना, यहाँ पे भी जिसे हम कहते हैं अनेक महाराष्ट्र या प्रांत के क्षेत्र के लोग, इधर मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इधर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से कहते थे, इसे मद्रास प्रेसिडेंसी कहते थे। तो यहाँ पे भी बैंक बनाए गए, ठीक है। तो 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई? 1840 में। फिर 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना, ध्यान रखिएगा। इन तीनों बैंकों को मिलाकर के 1921 में प्रेसिडेंसी बैंक कहा गया। ये तीनों बैंक, ध्यान रखिएगा, तीनों बैंक प्रेसिडेंसी बैंक कहलाते थे, जिन्हें मिलाकर के 1921 में इंपीरियल बैंक कर दिया गया, ठीक है ना। इन तीनों बैंकों को क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसी बैंक। अलग अलग क्षेत्रों में थी, अलग अलग प्रेसिडेंसियों के माध्यम से काम कर रही थी, ठीक है। तो इन्हें मिलाकर के क्या बना दिया गया? इंपीरियल बैंक। इसी इंपीरियल बैंक का 1955 में गोरवाला समिति की सिफारिश पर, गोरवाला समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीयकरण किया गया। क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण, गोरवाला समिति की सिफारिश पर। और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। इसका नाम क्या कर दिया गया? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूर्ववर्ती नाम क्या था? इंपीरियल बैंक। क्या नाम था? इंपीरियल बैंक, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हमारे देश में, ठीक है ना, और भी बैंकों को कुछ स्थापना की गई, जो उसको भी ध्यान रख लें। तो 1955 में आप देखेंगे ICICI की स्थापना की गई थी। 1955 में किसकी स्थापना? ICICI की, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। 1955 में स्थापित किया गया था। इसने 1998 से क्या करना शुरू कर दिया? बैंकिंग कार्य। बैंकिंग जो है कार्य कब से? 1998 से, ध्यान रखिएगा। 1998 से क्या करना शुरू कर दिया? बैंकिंग कार्य, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे तो कहा गया था इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो क्या इसके पहले बैंक का काम नहीं करता था? नहीं जी, इसको ध्यान रखिए, इसके पहले यह बैंक का कार्य नहीं करता था। ये कौन सा काम करता था? यह केवल उद्योगों को ऋण देने का काम करता था,
क्या करता था, उद्योगों को ऋण देने का काम। ध्यान रखें। फिर क्या हुआ, ठीक है ना, 1964 में IDBI की स्थापना की गई। किसकी, IDBI की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। कब, 1964 में की गई थी, ये भी पूछा गया है कई बार। फिर ध्यान रखें 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। हाँ? क्या, एक प्राइवेट सेक्टर में इसने जो मतलब बैंक का कार्य करना शुरू किया 1998, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई, 1975 से। कब, 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। और ध्यान रखिएगा इसी ही दौरान 19 जुलाई कब, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है ना। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है ना। आगे देखिएगा 1980 में 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो क्या हो गया, इधर 14 और इधर 6, टोटल कितने हो गए थे, 20 राष्ट्रीयकृत बैंक थे उस समय, ठीक है ना। लेकिन 1993 में एक बैंक था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया था। तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी थी, 19 हो गई थी। लेकिन फिर सरकार की नीतियों के अनुसार या नरसिम्हन समिति की जो बैंकिंग जो है रिफॉर्म कमेटी थी, उसकी सिफारिश के बाद एक आ गया कि भारत में जो बैंकें हैं इन बैंकों को मिला करके 4-5 बैंक या 4 बैंक जो है बड़े बड़े बनाए जाएं। उसी नीति को फॉलो करते हुए, ठीक है, फिर ये जो राष्ट्रीयकृत बैंक थे एक दूसरे में मर्ज कर दिए गए। आज राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, कितनी है, 11 है। तो लिख लीजिएगा राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या वर्तमान में 11 है, ठीक है ना। राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं, 11, ठीक है ना। अच्छा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितने हैं, 12। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कौन से हैं, 11 धन 1 कितने हो गए, 12। और ध्यान रखिएगा 11 जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। लेकिन एक SBI है, SBI, ठीक है ना। SBI एक ऐसा मात्र बैंक है जिसे पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकृत का दर्जा नहीं दिया जाता, ठीक है ना। तो इसे पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं कहते हैं, इसलिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की श्रेणी को से शामिल नहीं किया, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। और क्या किया गया था, ध्यान रखिएगा, इस सब कामों के लिए हमारे देश में 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, 1982 में। किसकी सिफारिश पर, शिव बरन समिति की सिफारिश पर।
ठीक है ना, रमन या वरण जो भी लिख लीजिए, ठीक है ना। इस समिति की सिफारिश पर की गई थी कौन सी नाबार्ड की स्थापना, ध्यान रखिएगा, कृषि के क्षेत्र में ऋण देने वाली सर्वोच्च संस्था है, ठीक है ना। कृषि के क्षेत्र में ऋण देने वाली क्या है, सबसे बड़ी संस्था है। और वर्तमान में एक योजना चलती है जो गांव में दिखाई देता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, यस स्वयं सहायता समूह, यह इसी की ही देन है, ठीक है ना, इसके ही माध्यम से चला जाता है। चलिए आगे देख लीजिएगा, आप लोग लिखेंगे सिडबी, ठीक है ना, खास करके यूपी के एग्जाम के लिए तो कंपलसरी इसको ध्यान रखिएगा, सिडबी, यस आई डी बी आई, इसे क्या कहते हैं, सिडबी, सिडबी, इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1990 में। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे बेटा, लखनऊ में। सिडबी को ध्यान रखिएगा, पूछा कई बार गया है, तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है, लखनऊ में। ठीक, इसके अलावा ध्यान रखिएगा निजी क्षेत्र के बैंक, ठीक है ना। हमारे देश में तो सरकारी बैंक जो है, सरकारी बैंक जिसे हम कहते हैं, या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक, इसके अलावा आपको जानना है निजी क्षेत्र के बैंक, ठीक है ना। कौन से निजी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, इस समय निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, ध्यान रखिएगा, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक इस समय एचडीएफसी है। कौन है, एचडीएफसी। पहले सबसे बड़ा बैंक आईसीआईसीआई हुआ करता था, लेकिन अब कौन है, एचडीएफसी। और ध्यान रखें, एचडीएफसी या निजी क्षेत्र का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा बैंक हो गया है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर हमारा जो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है वह है एसबीआई, और तीसरे स्थान पर आपका फिर आता है आईसीआईसीआई, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा भी बैंक है देश का, और निजी क्षेत्र का भी सबसे बड़ा बैंक है। कौन है, एचडीएफसी। दूसरे स्थान पर आपका एसबीआई है ना। एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, ध्यान रखें। अच्छा, एसबीआई की अगर हम बात कर रहे हैं तो चीजें और भी कभी पूछा जा सकता है, विश्व में सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है। तो सबसे अधिक जो शाखाएं हैं पूरे विश्व स्तर की हम बात करें तो सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक है एसबीआई। कौन है, एसबीआई। अगर हम बात करें विश्व में सबसे ज्यादा शाखाओं वाला बैंक, ठीक है ना, भारत ही नहीं विश्व में भी, मतलब सबसे ज्यादा शाखाओं वाला बैंक कौन सा है, तो एसबीआई है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि विश्व में सबसे ज्यादा देशों में शाखाएं खोलने वाला बैंक कौन सा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है ना। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा ये क्या कर दिया है, इसकी विश्व में सबसे अधिक देशों में इसकी शाखाएं हैं, ठीक है ना, सर्वाधिक देशों में शाखाएं इसकी हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए, एसबीआई की शाखाएं विश्व में सबसे अधिक हैं। हो सकता है एसबीआई की शाखाएं विश्व के 10 देशों में हो, और 10 देशों में सब मिला करके 200-300 जो है वहां पे शाखाएं हो, ठीक है। लेकिन जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसकी जो शाखाएं हैं वो 10 के बजाय 12 देशों में हो, लेकिन नंबर ऑफ ब्रांच क्या है, कम हो। वो 100 ही हो, लेकिन वो 100 कितने हो, वो 12 देशों में हो। तो जब देशों में सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो आप उसको बैंक ऑफ बड़ौदा को, और सबसे अधिक शाखाओं की बात करेंगे तो किसको लगाएंगे, एसबीआई। क्लियर हो रहा है। चलिए
आगे हम लोग देख लेते हैं, शेड्यूल हो गया, ठीक। अब लिखिएगा आरबीआई, हेडिंग डालिएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अगर हम कहें आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई, तो कौन सी समिति? हिल्टन यंग समिति। कौन सी थी बेटा? हिल्टन यंग समिति। हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर क्या की गई थी? आरबीआई की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? कब? 1935 में स्थापना। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में राष्ट्रीयकरण। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। अच्छा, अगर हम पूरे विश्व के स्तर पर बात करें कि पूरे विश्व के स्तर पर हर देश में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव सबसे पहले किस समिति ने दिया था? तो वह होगा चेम्बरलेन समिति। चेम्बरलेन समिति। चेम्बरलेन समिति एक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गठित की गई थी और इसने कहा था कि विश्व के जितने भी देश हैं वो सभी क्या करें, अपने अपने देशों में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना करें। तो सबसे पहले अगर कोई सुझाव दिया तो केंद्रीय बैंक की स्थापना का, तो चेम्बरलेन समिति ने दिया था। और भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का जो समर्थन किया था वो था हिल्टन यंग समिति, ठीक है ना। कौन था? हिल्टन यंग समिति, 1927-28 में गठित की गई थी। ध्यान रखिएगा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। आरबीआई का एक क्या होता है? गवर्नर होता है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई के 4 उप गवर्नर होते हैं। आरबीआई अपने 4 प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालयों और 17 क्या है शाखाओं के माध्यम से पूरे देश में अपना कार्य संपादित करता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आरबीआई की कितनी शाखाएं हैं? उत्तर प्रदेश में आरबीआई की 2 शाखाएं हैं, एक लखनऊ में है और दूसरा कानपुर में है। दूसरा कहाँ पे है? कानपुर में। आरबीआई के काम क्या क्या है? ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। हेडिंग डालिएगा आरबीआई के कार्य। आरबीआई के कार्य पहला लिख लीजिएगा, नोटों का निर्गमन। सबसे पहला काम क्या है? नोटों का निर्गमन। मतलब नोट को जारी करना, ठीक है ना। आरबीआई क्या करती है? नोटों को जारी करती है। ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। किस आधार पर करती है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर। आरबीआई वर्तमान में नोटों का निर्गमन न्यूनतम कोष प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर करती है। किसके आधार पर? न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर। कब से कर रही है? 1956 से। न्यूनतम कोष प्रणाली है क्या? इसके तहत आरबीआई को नोटों की छपाई के लिए कम से कम 200 करोड़ की संपत्ति रखना क्या होगा?
आवश्यक होगा। कितने की? कम से कम 200 करोड़ की संपत्ति रखना आवश्यक होगा। इस 200 करोड़ की संपत्ति को दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। एक तो 115 करोड़ का क्या होना चाहिए? सोना होना चाहिए। और दूसरा बचा कितना? 85 करोड़ की क्या होनी चाहिए? विदेशी परिसंपत्ति। इसका मतलब ये होगा कि कम से कम इतना रिजर्व होना चाहिए। अगर इतना अगर आरबीआई के पास रिजर्व है तो आरबीआई जितना चाहे उतने नोटों की छपाई कर सकती है। जबकि 1956 के पहले आरबीआई इस तरीके से नोटों की छपाई जितना चाहे नहीं कर सकती थी। उसे किस प्रणाली पर काम करना होता था? अनुपातिक कोष प्रणाली के आधार पर। जितना आरबीआई के पास सोना होता था उतने ही की नोट जारी कर सकती थी, उसके से ज्यादा की नोट को जारी नहीं कर सकती थी। एक बड़ा व्यापक बदलाव हुआ था, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा इसका जो आरबीआई का जो दूसरा कार्य है वो है बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, ठीक है ना। किसके? बैंक के रूप में कार्य करना। लीजिएगा, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है क्योंकि जितनी भी बैंकें हैं उनको जब भी फंड की आवश्यकता होती है वो कहाँ पे जाते हैं? आरबीआई से लेते हैं। और आरबीआई इन बैंकों को जो ऋण देता है, जिस दर पे ऋण देता है उसे बैंक दर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंक दर या बैंक रेट कहा जाता है। बैंक दर, ठीक है ना। क्या कहते हैं? बैंक दर। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है? बैंक दर पे आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ऋण देती है और एक होता है ब्याज दर। क्या होता है? ब्याज दर। और ब्याज दर क्या है? इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। ब्याज दर वह दर है जिसपे सभी बैंकें अपने ग्राहकों को ऋण देती हैं। जब ग्राहकों को ऋण देती हैं उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर। और जब आरबीआई बैंकों को देती है उसे कहते हैं बैंक रेट, ठीक है ना, या बैंक दर, ठीक है ना। इन दोनों को ध्यान रखिएगा। बैंक दर क्या है, ब्याज दर क्या है। आरबीआई का अगला कार्य लिख लीजिएगा, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना। सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, ठीक है ना। किसके रूप में? सरकार के बैंक के रूप में। जब भी सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है तो पैसे की पूर्ति कहाँ से करती है? डिमांड कहाँ से करती है? आरबीआई से। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, आरबीआई बैंक के रूप में कार्य करती है केंद्र सरकार के बैंक के रूप में, दूसरा ऑप्शन था राज्य सरकार के बैंक के रूप में, तीसरा ऑप्शन था केंद्र और राज्य दोनों के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, आरबीआई केंद्र और राज्य दोनों को क्या करती है? ऋण देती है। आरबीआई क्या करती है? केंद्र और राज्य दोनों को ऋण देती है। अगला लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये तो सरकार के बैंक के रूप में कार्य हो गया। अगला लिख लीजिएगा, कृषि साख की व्यवस्था करना। कृषि साख, कृषि साख की व्यवस्था करना। हाँ, एग्रीकल्चर क्रेडिट लिख लीजिएगा। कृषि साख बता रहे हैं। कृषि साख मतलब कृषि के क्षेत्र में लोगों को ऋण देने के लिए फंड की व्यवस्था को सुलभ कराना। कहने का मतलब कृषि के क्षेत्र में ऋण जो दिया जा रहा है उसे दिया ही जाए, वो कम नहीं होना चाहिए। तो फंडिंग कैसे आएगी, कौन देगा? इसके लिए आरबीआई ने कुछ गाइडलाइन जारी किया। गाइडलाइन जारी किया कि जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं वे अपने कुल ऋण का कम से कम 40% भाग कहाँ पे? कृषि के क्षेत्र में देंगे ही।
मतलब वो और भी ऋण दें जिसको भी देना चाहें, लेकिन ये कम से कम 40% कहाँ पे जाना चाहिए, कृषि के क्षेत्र में। दूसरा, कहा निजी क्षेत्र के बैंक विदेशी बैंकों को, इनको भी गाइडलाइन करती है कि आप अपने कुल ऋण का लगभग कहाँ पे 30%, 32% क्या करेंगे, कृषि के क्षेत्र में ऋण देंगे। ये आरबीआई के द्वारा दिशा निर्देशित किया जाता है। साथ ही नाबार्ड की स्थापना, ठीक है ना, 1982 में किसके द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार और आरबीआई के द्वारा की गई। उसमें पूंजी का निवेश सरकार और आरबीआई के द्वारा किया गया, ठीक है ना। तो आरबीआई ने भी वो फंड की वहां पे व्यवस्था की थी कि जिससे कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्या है, ऋण को उपलब्ध कराया जा सके, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिएगा अगला काम, आरबीआई का अगला काम लिख लीजिएगा, आर्थिक आंकड़ों को एकत्र करना एवं प्रकाशित करना। आर्थिक आंकड़ों को एकत्र करना एवं प्रकाशित करना। आरबीआई क्या करती है, आर्थिक आंकड़ों को, ध्यान रखिएगा, ये भी काम करती है। कहेंगे ये कौन सा आंकड़ा है, जैसे हमारे देश में कितना मुद्रा भंडार है, कौन बताता है, आरबीआई। हमारे देश की जो, हमारे देश का जो व्यापार संतुलन है, हमारे अनुकूल है, प्रतिकूल है, क्या स्थिति है, इसके बारे में जानकारी कौन देता है, तो आरबीआई क्या करता है, आर्थिक आंकड़ों को एकत्र भी करता है और उसे क्या करता है, प्रकाशित भी करता है। अगला लिख लीजिएगा, आरबीआई अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरबीआई अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का प्रतिनिधित्व भी करता है। भारत का क्या करता है, प्रतिनिधित्व भी करता है। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का यह वैकल्पिक गवर्नर होता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का जो गवर्नर होता है वो भारत का वित्त मंत्री पदेन होता है। जो भारत का वित्त मंत्री होगा वह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का क्या होगा, गवर्नर होगा। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम लोग IMF भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1945 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत, ठीक है ना। ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें दो संस्थाओं को कहा जाता है, कौन कौन सी हैं वो, IMF और क्या है, विश्व बैंक। IMF और विश्व बैंक को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। इस समय अगर हम बात करें IMF में कितने सदस्य हैं, इस सब एकदम करंट में आप अपडेट कर डालिएगा। हम जल्दी आपको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक के सब चीजें भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना, वहाँ पर नोट कराएंगे। चलिए, ये तो आरबीआई के कार्य हो गए। ये भी देख लीजिएगा साख का नियंत्रण, उसी के साथ ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत 1945 में, तो 1944 के सम्मेलन के तहत, दरअसल में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अमेरिका के एक ब्रिटेन वुड्स शहर में, और ब्रिटेन वुड्स जो शहर है अमेरिका का एक प्रांत है, न्यू हैम्पशायर के एक ब्रिटेन वुड्स शहर में एक आयोजन किया गया, और उस आयोजन में ये कहा गया कि जो वर्तमान में विश्व में जो व्याप्त समस्याएं हैं इनके निराकरण के लिए क्या किया जाए। तो उस सम्मेलन में 3 संस्थाओं की स्थापना का सुझाव दिया गया था, जिसमें एक था IMF था, IBRD था और ITO था। क्या था, ITO की स्थापना नहीं की जा सकी, लेकिन IMF और IBRD की स्थापना की गई थी। IBRD, ठीक है ना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट,
ठीक है ना। तब जाकर के जब घोषणा हुई तो 1945 में दोनों अमेरिका के ही ब्रिटेन जो सम्मेलन के तहत अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में इनकी स्थापना की गई थी। लेट अवे हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना, लंबे दौर तक, ठीक है ना। तो हम लोग एक भी देख लें कि लिख लीजिएगा, साख नियंत्रण का कार्य करना, क्या करना, साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल। ध्यान रखिएगा, एक टॉपिक थोड़ा सा टाइम लेकर के पढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर आए तो आप इसको कर लें। साख नियंत्रण क्या है, ठीक है ना, साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई क्या है, क्रेडिट कंट्रोल क्यों करती है, साख का नियंत्रण क्यों करती है। आरबीआई साख का नियंत्रण इसलिए करती है कि जिससे कि अर्थव्यवस्था में मंदी ना आए, ना ही महंगाई आए, अर्थव्यवस्था क्या है, सुचारू रूप से चल सके, इसलिए आरबीआई इस साख को, ठीक है ना, क्या करती है, कंट्रोल करती रहती है। जरूरत पड़ती है तो घटा देती है और जरूरत पड़ती है तो बढ़ा देती है। यही साख को घटाना बढ़ाना ही इसे क्या कहते हैं, साख का नियंत्रण। इस साख का मतलब यहाँ से क्या है, साख का मतलब है बाजार में जो मुद्रा है, बाजार में मुद्रा की मात्रा को कम या अधिक करना ही आरबीआई के द्वारा साख का नियंत्रण कहलाता है। आरबीआई साख के नियंत्रण में दो तरीके के जो स्टेप उठाती है, एक दीर्घकालीन नियंत्रण होता है और एक अल्पकालीन। दीर्घकालीन नियंत्रण में क्या क्या आता है, ठीक है, दीर्घकालीन नियंत्रण, दीर्घकालीन नियंत्रण में जो है आपका CRR, जिसे हम कहते हैं नकद आरक्षण अनुपात, ठीक है ना, CRR कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा है सांविधिक तरलता अनुपात, इसे कहते हैं SLR, इसे क्या कहते हैं, SLR। फिर है आपका बैंक दर, जिसे हम कहते हैं बैंक रेट, क्या कहते हैं, बैंक रेट। इन तीनों का प्रयोग करती है, ठीक है ना। एक क्या होते हैं, ध्यान रखें, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है ना। जो बैंक होते हैं, ठीक है ना, जो भी बैंक होते हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, उनके पास क्या होती है, अपनी एक शाख होती है, क्या होती है, शाख। और इसी शाख से क्या करते हैं, अपने आप अपनी स्टॉक या अपनी मुद्रा के रूप को क्या करते हैं, वो बढ़ाते हैं। बैंकों का मुख्य काम क्या है, बैंकों का मुख्य कार्य अपनी शाख का सृजन करना है। इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी पूंजी को बढ़ाना, अपनी शाख को क्या है, इंक्रीज करना है। इसीलिए ये हर कार्य करते हैं बैंक, ठीक है ना। अब इसे जो है, जो भी बैंकों के पास जितनी भी पूंजी होती है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए किसी बैंक के पास कितना है, 100 करोड़ की राशि है, कितना है, 100 करोड़ की राशि। इस 100 करोड़ की राशि को बैंक आरबीआई कहता है कि हम आपके लिए इतनी सब सुविधाएं देते हैं, आपको लाइसेंस देते हैं, जरूरत पड़ता है तो हम आपको ऋण देते हैं, हम आपकी गारंटी ले देते हैं, आप इसके बदले में हमें क्या देते हैं। तो बैंक की जो आरबीआई सीधा इन बैंकों को आदेश देती है कि आप अपनी कुल शाख का एक भाग हमारे पास जमा करते हैं, जिसे कहते हैं नकद आरक्षण अनुपात, या हम इसे कहते हैं CRR। क्या कहते हैं, CRR। वर्तमान में कितना है, कितना है, 4.5%। मतलब जितने भी व्यापारिक बैंकें हैं वो क्या करेंगी, अपनी 4.5% की राशि को आरबीआई के पास सुरक्षित रखेंगी, ठीक है ना। फिर एक होता है
यस एल आर, ठीक है ना, यस एल आर, ठीक है ना। यस एल आर के तहत आरबीआई व्यापारिक बैंकों को निर्देशित देती है कि आप इसके तहत अपनी साख को अपने पास ही रखेंगे, ठीक है ना। इससे किसी को कर्ज नहीं दे सकते, इसे कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वो कितना है एसएलआर इस समय कितना है, 18%, ठीक है ना। आप अपनी कुल साख का इतना पैसा रखेंगे ही। दरअसल में ऐसा क्यों आरबीआई ने कहा, क्योंकि बैंकों की एक आदत होगी, हर व्यक्ति की आदत होगी कि हम अपने पैसे को क्या करें, अधिक से अधिक बढ़ाएं। और इस लालच में क्या होगा, आरबीआई अगर ये जो व्यापारिक बैंक है वो अधिक से अधिक कर्ज देने के चक्कर में इतना कर्ज दे देंगे कि उनके पास जो लिक्विडिटी है, जो मुद्रा है, जो चलन में होनी चाहिए, वो भी खत्म हो जाती है। और पता लगा कि कोई ग्राहक आया और कहा कि हमको पैसे चाहिए, तो पैसे उसको दे नहीं पाती है। जब पैसे समय पे नहीं देगी, ध्यान रखें, बैंक कोई भी हो, अगर वह पैसे पे समय पे जो है हम जनता के पैसे को रिटर्न नहीं करती है, तो बैंकों पर विश्वसनीयता क्या होने लगती है, समाप्त होने लगती है। इसलिए लोग घबराने लगते हैं, कोई अस्थिरता ना उत्पन्न हो जाए, इसलिए आप इतनी अमाउंट को क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए इन दोनों को अगर हम मिला दें तो कितना हो गया, ये 22.5, ठीक है ना, 22.5, ठीक है ना। हमने करोड़ की बात की थी, 100 करोड़, इसका मतलब 22.5 करोड़ रुपया जो व्यापारिक बैंक है वो किसी भी स्थिति में बाजार में डाल नहीं सकते। अब बाजार में ये जो व्यापारिक बैंक है पैसा डाल रहे हैं, महंगाई आ गई, क्या गई, महंगाई, महंगाई आ गई, तो मुद्रास्फीति को कम करना है, क्या करना है, कम करना है। तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई सीधा इन बैंकों को के माध्यम से इसे कम करेगी। कैसे करेगी, वो क्या करेगी, इस सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा दिया। जैसे ही सीआरआर एसएलआर को बढ़ा देती है, वैसे ही बैंकों को ऋण देने की क्षमता कम हो जाती है। या एक को बढ़ा दे या दूसरे को स्थिर रहने दे या दोनों को बढ़ा दे, ठीक है ना। लिख लीजिएगा, मुद्रास्फीति की स्थिति में आरबीआई सीआरआर, आरबीआई सीआरआर एवं एसएलआर, सीआरआर एवं एसएलआर में वृद्धि कर देती है। एसएलआर में क्या कर देती है, वृद्धि कर देती है। और मंदी की अवस्था में कमी कर देती है। मंदी की अवस्था में क्या कर देती है, कमी कर देती है। लिख लीजिएगा, मुद्रास्फीति में आरबीआई बैंक दर में वृद्धि, मुद्रास्फीति में आरबीआई बैंक दर में वृद्धि और विलोमता कमी कर देती है, विलोमता कमी कर देती है। जब अपोजिट होगा तो उसे क्या कर देगा, कम कर देगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक है ना। आप लोग बैठे रहेंगे।